तक हमने फेमिनिस्ट मूवमेंट, भारत में फेमिनिस्ट मूवमेंट के 2 चरण पढ़ लिए और आज हम शुरू करेंगे इसका तीसरा चरण यानी कि थर्ड वेव, जो कि 1947 से आरंभ हुआ और वर्तमान काल तक चल रहा है। इस चरण को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला चरण है 1947 से लेके 1960 तक का। यद्यपि इस काल में 1950 में संविधान अपना लिया गया और संविधान ने महिलाओं के अधिकारों के प्रति बहुत ही उदार रवैया अपनाया और संवैधानिक अधिकार प्रदान किए। साथ ही बहुत सारे ऐसे कानून पारित किए जो कि स्त्री केंद्रित थे, वुमेन सेंट्रिक थे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए थे, जैसे कि मैरिज एक्ट 1954, हिंदू कोड बिल 1955 और 56 में, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1967। लेकिन फिर भी महिलाओं की समस्या जो है, नई नई चुनौतियों के कारण, देश की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के कारण बढ़ती चली गई, वह कम नहीं हुई। इसका दूसरा चरण है 1960 से 1975 तक। इस काल में भारत की अर्थव्यवस्था में हमें मंदी दिखाई पड़ती है और जनता में व्यापक असंतोष भी दिखाई पड़ता है। अब जब भी देश या परिवार या समाज की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो सबसे पहले उसका भार पड़ता है वहाँ की महिलाओं पर। तो निश्चित रूप से इस काल में महिलाओं पर दोहरा भार पड़ा। एक तो आर्थिक मंदी उन्होंने फेस करी, उसका सामना किया, और दूसरा जो उस आर्थिक मंदी से सामाजिक परिवर्तन आए उसका शिकार भी सबसे पहले महिलाएं बनी। हालांकि हरित क्रांति भी इसी काल में हुई और उसका कुछ लाभ महिलाओं को मिला, लेकिन फिर भी इस काल के जो मुख्य समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं थी, दहेज और हिंसा, इसका सामना महिलाओं को बहुत व्यापक रूप से करना पड़ा। चूँकि आर्थिक मंदी थी, इसलिए विवाह आदि में बढ़ने वाले खर्चे और दहेज की मांग इतनी अधिक बढ़ गई कि इस काल में हम देखते हैं कि महिलाओं की दहेज हत्या का एक बहुत बड़ा आंकड़ा हमारे सामने आता है। 1971 में CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ने श्रमिक महिला संगठन की स्थापना की, जिसका मुख्य कार्य था मध्यम और निम्न वर्ग की महिलाओं का उत्थान करना। इसी प्रकार 1973 और 74 में माओवादी महिलाओं द्वारा प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन की स्थापना की और साथ ही 8 मार्च 1975 से महिला दिवस का आरंभ हुआ। ये दोनों ही संगठन इस बात को दर्शाते हैं कि वामपंथी विचारधारा ने महिलाओं की समस्या के लिए बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार किया, विशेषकर उन महिलाओं के बारे में जो श्रमिक का कार्य करती थीं, फैक्ट्रियों में काम करती थीं। उन्हें पर्याप्त वेतन या पुरुषों के बराबर वेतन नहीं मिलता था, काम करने के घंटे अधिक थे और माताओं के लिए अपने बच्चों को संभालना उस काल में बड़ा ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि काम करने के स्थल पर माता और शिशु के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। इसके साथ ही सामाजिक, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का जो उन्होंने सामना किया, इस बात को लेकर वामपंथी दलों ने, वामपंथी विचारधारा ने बहुत ही सेंसिटिवली काम किया, बहुत ही संवेदनापूर्वक इस बारे में काम किया। 1974 में गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन ने मुख्य रूप से महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया। प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन की स्थापना हुई हैदराबाद में, जिसने समानता के सिद्धांत को प्रचारित किया। तो इस काल में हम देखते हैं कि मुख्य रूप से न सिर्फ घरेलू महिलाओं के मुद्दे उठे, बल्कि कामकाजी महिलाओं के मुद्दे भी सामने आने आरंभ हुए। फिर आता है तीसरा चरण यानी 1975 से अब तक का। इस काल में महिला आंदोलन के मुद्दे बदल गए, उनके प्रायोरिटी सेंटर्स बदल गए और अब शराबबंदी, लड़कियों के अपहरण, हिंसा, बढ़ती हुई कट्टरता, दलित महिलाओं के प्रति व्यवहार, ये प्रमुख मुद्दे सामने आए हैं।
जहां पहले महिला आंदोलन का मुख्य लक्ष्य महिलाओं का उत्थान था, अब उसका लक्ष्य बन गया महिलाओं की नई पहचान और उनके अधिकारों की प्राप्ति। इस काल में भी कई ऐसे महिला संगठन सामने आए, जैसे कि SEWA, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। इस तरह की संस्थाएं जो बनी, उन्होंने महिलाओं के लिए काम करना आरंभ किया। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, जॉइंट वुमेन्स प्रोग्राम, काली फॉर वुमेन, ये कुछ संस्थाएं थीं। सेवा अर्थात सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन की स्थापना इला भट्ट ने की, जो मालिकों की मन मर्जी के विरुद्ध आवाज़ उठाता है, यानी जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके खिलाफ होने वाली मानसिक, सामाजिक और शारीरिक प्रताड़ना के विरुद्ध यह संस्थान आवाज़ उठाता है। हर 5 वर्षीय योजना में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाने लगे, जहां उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर अधिक केंद्रित किया गया। डेवलपमेंट टू एम्पावरमेंट की नीति अपनाई गई। इस काल की यह एक प्रमुख विशेषता थी कि विकास के ज़रिए कैसे महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। अब बात सिर्फ विकास की नहीं रह गई थी, अब बात शुरू होने लगी थी महिलाओं की सशक्तिकरण की। इस काल में एक और प्रमुख बात जो सामने आई वो थी वुमेन स्टडीज़ का आरंभ, यानी कि स्त्रियों से जुड़े हुए मुद्दों पर शैक्षणिक रूप से, एकेडमिक रूप से विचार विमर्श करना, शिक्षाविदों द्वारा स्त्री केंद्रित मुद्दों पर आवाज़ उठाना और बौद्धिक स्तर पर महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना, ये वुमेन स्टडीज़ का मुख्य केंद्र था। यूजीसी ने देश की तमाम विश्वविद्यालयों, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में वुमेन स्टडीज़ सेल आरंभ किए, जहाँ पे लोगों को महिलाओं की समस्याएं और महिलाओं के मुद्दों के प्रति सेंसिटाइज किया जाता था। सेंसिटाइजेशन का जो एक प्रोसेस था वो चालू हुआ, जिससे आम व्यक्ति यह समझ सके कि एक महिला अपने जीवन काल में किन परेशानियों से गुजरती है और उसके निराकरण के लिए क्या करना आवश्यक है। इसके अलावा नेशनल कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन की स्थापना हुई, जिसमें महिलाओं की स्थिति की पुनर्व्याख्या हुई। टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट जारी हुई, जो स्त्री आंदोलन में मील का पत्थर साबित हुई है। इसमें स्त्रियों की बदहाली का चित्रण है और सुधार के सुझाव भी हैं। समाज व राज्य की भूमिका की चर्चाएं हैं और कुरीतियों को अंत करने की सिफारिशें भी हैं। 2002 की रिपोर्ट में कमीशन ने सभी लक्ष्यों की पूर्ति न होने पर दुख व्यक्त किया। 2001 में टुवर्ड्स इक्वालिटी द अनफिनिश्ड एजेंडा, द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया प्रकाशित हुई। वस्तुतः 1975 के बाद स्त्री संगठनों में आक्रामकता आई और पुरुष विरोधी स्वर अधिक उभरा। कहीं कहीं वामपंथी आंदोलन से भी महिलाएं जुड़ी। ये सभी संगठन ज़्यादातर शहरों में थे। 1980 के दशक में फोरम अगेंस्ट रेप, फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन FAOW की स्थापना हुई, जिसने बढ़ती हुई दहेज हत्याओं का विरोध किया, हिंसा के विरुद्ध आवाज़ उठाई। 1981 में सहेली नाम की संस्था की स्थापना हुई, जो मुख्यतः साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थी। इस काल में कुछ प्रमुख घटनाएं थीं। 1987 में रूप कुंवर दिवराला राजस्थान में उसका सती होना, 1986 में मुस्लिम वुमेन्स बिल की प्रस्तुति, शराबबंदी, घरेलू हिंसा इत्यादि। इनके साथ साथ भोपाल गैस त्रासदी 1985 में महिलाओं को जो प्रभावित करने वाली बातें थीं वे सामने आईं।
1994 में ICPD इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट जो कि इजिप्ट में हुई थी, उसने महिलाओं के समग्र रूप से सुधार की बात की। फैमिली प्लानिंग से फैमिली वेलफेयर से सेफ मदरहुड एंड चाइल्ड सर्वाइवल, उसके साथ ही रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ये कुछ बातें इंगित करती हैं कि किस तरह से महिलाओं के कल्याण की बातें समग्रता से की जाने लगी। 2 प्रकार के आंदोलन चले, पहला सरकार पर दबाव डालकर परिवर्तन करना और दूसरा आत्मनिरीक्षण करना और आत्मनिर्भर शक्ति संपन्न बनना। 1970 से 80 के दशकों में ये मुद्दे करीब करीब गौण हो गए हैं। बढ़ती हुई कट्टरता, वैश्वीकरण के युग में नए चैलेंजेस आ गए हैं, नए समीकरण बन गए हैं। सैन्यीकरण, आर्थिक सुधार जैसे बड़े मुद्दों ने महिलाओं की स्थिति बदली है। सैन्यीकरण के कारण बच्चों सबसे अधिक नुकसान महिलाओं को होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, मध्य एशिया के देशों में युद्धों द्वारा जो कि सैन्यीकरण का परिणाम है, जो तबाही हुई है, उसमें सबसे अधिक नुकसान है वो महिलाओं का हुआ है, क्योंकि वे बेघर हो जाती हैं, उनका परिवार टूट जाता है और उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसलिए भारत जैसे विविध देश में महिलाओं की स्थिति उनके धर्म, जाति और आर्थिक स्थिति जैसे ऐतिहासिक पक्ष भी शामिल हैं, उसके आधार पर अध्ययन किया जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण गाइडलाइन, विशाखा गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी की है, जहां पर कामकाज करने वाली स्त्रियां अपने कार्यस्थल पर किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं झेलें, इसके लिए कुछ नियम, कुछ बिंदु, कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो भारत के महिला आंदोलन की प्रमुख नेत्रियां इसमें आती हैं मेघना पंत, पद्मा गोले, मीरा दत्त गुप्ता, प्रेम चौधरी, रीटा बनर्जी, बर्णिता बागजी, वृंदा करात, मधु किश्वर, बीना मजुमदार, असुरा नोरमानी, उमा नारायण, मेधा पाटकर, मानसी प्रधान, अमृता प्रीतम, वंदना शिवा, जो कि एक इको फेमिनिस्ट है। ये हम आगे देखेंगे कि इको फेमिनिज्म क्या होता है। गीता सहगल, सोफिया दिलीप सिंह, ये पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह की पुत्री, रूथ वनीता, जिन्होंने मानुषी पत्रिका आरंभ की और अभी तक चल रही है, एल्सा डिसिल्वा, मीरा देसाई, गीता सेन, इस्मत चुगती, इंदिरा जयसिंह, ये कुछ प्रमुख महिला नेत्रियां हैं जो कि भारत के महिला आंदोलन में जुड़ी। अब हम देखेंगे आधुनिक भारत के महिला आंदोलन के कुछ प्रमुख मुद्दे या घटनाएं क्या थीं। इसमें सबसे पहला शाहबानो केस। 1985 में जब शाहबानो नाम की मुस्लिम महिला को अपने विवाह के 35 वर्ष बाद तलाक मिलने पर उसे कोई गुजारा भत्ता नहीं दिया, तो वे सुप्रीम कोर्ट गईं। मुस्लिम कानूनों यानी शरा के मुताबिक तलाक के बाद गुजारा भत्ता नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में दावा करने के बाद शाहबानो जीत गई। इस पर मुस्लिम समुदाय में बवाल मचा और दबाव के कारण सरकार ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट का समर्थन किया, जिसमें तलाक के बाद सिर्फ 90 दिन तक ही गुजारा भत्ता मिल सकता था। इस केस की चर्चा पूरे देश में हुई और था तो ये महिलाओं से जुड़ा मुद्दा, लेकिन इसके साथ ही फिर समान नागरिकता बिल की बातें भी की जाने लगी कि आखिरकार एक महिला को अपने धर्म के आधार पर ये अन्याय क्यों झेलना पड़े। इस बारे में काफ़ी देश में विचार विमर्श और बहस हुई। 1987 में बम्बई में आवाज़-ए-निस्वान का गठन हुआ, जिसने मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए आवाज़ उठाई। दूसरी एक प्रमुख घटना हम बता सकते हैं, वो है गुलाबी गैंग की स्थापना। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के संपत पाल नामक महिला ने यह 2006 में बनाया और ये इस गुट की जो महिलाएं हैं वे गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर अपने आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर
नज़र रखती हैं, पैनी नज़र रखती हैं। एक विजिलेंट ग्रुप है ये, और ये अब पूरे देश में फैल गया है। ये महिलाएं अधिकतर पिछड़े समूहों से हैं, क्योंकि यह देखा गया है कि हिंसा की घटनाएं पिछड़े समूहों में ही ज़्यादा बाहर नज़र आती हैं। होती चाहे हर एक समूह में होंगी, उच्च वर्ग में होती होंगी, मध्यम वर्ग में होती होंगी, लेकिन खुलकर सामने जो है निम्न वर्ग की महिलाओं में देखने को मिलता है कि उनके साथ अत्यधिक हिंसा होती है। और इन्होंने एक बेलन आर्मी बनाई है, जिसमें ये मार पीट करने वाले व्यक्ति को बेलन से सबक सिखाती हैं। 16 दिसंबर 1912 को हुए निर्भया कांड के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। इस घटना के चलते जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया, जिसमें नाबालिग व्यक्तियों की जो उम्र थी वह घटा दी गई, क्योंकि इस केस में कुछ नाबालिग आरोपी और मुजरिम भी सम्मिलित थे। और इसके साथ ही देश में सरकार ने निर्भया हेल्पलाइन भी जारी की। इसके बाद आया ट्रिपल तलाक बिल 22 अगस्त 2017 में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया। और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 26 जुलाई 2019 को यह पारित हुआ। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे पक्ष हैं आधुनिक भारत के, जो आपको जानने चाहिए कि किन किन मुसीबतों से होकर महिला आंदोलन गुजर रहा है। और आज भी जो है हम इन कानूनों के चलते, संवैधानिक अधिकारों के चलते हुए भी हम देखते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, कार्य क्षेत्र स्थल पर भी सुरक्षित नहीं हैं, अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। तो मुद्दे भले ही बदलते रहते हों, हर एक युग के साथ महिलाओं के प्रति होने वाले व्यवहार के मुद्दे अवश्य बदलते रहते हैं, लेकिन केंद्र में वही प्रश्न है कि क्या भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं।